के सेशन में एक बार मैं फिर आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग जो बात कर रहे हैं गति एवं दूरियों का मापन, उसमें आज हम बात करने जा रहे हैं वक्र रेखा की लंबाई मापना। हमने ये देखा, अभी तक जो हम देख रहे थे वो सीधी चीजें थी। हमने बॉक्स का देखा, जब हमने स्केल का एग्जाम्पल देखा था कि स्केल कैसे रखना है, हमें कैसे पढ़ना है, उसमें हम देखते हैं कि वो सब एक सीधी चीजें थी। अब अगर हमें किसी चीज है जिसकी वो घूमी हुई है, उसकी लंबाई कैसे मापेंगे? अगर हम कहें हमारे घर में कोई ऐसी चीज हो सकती है जो घूमी हुई है, या अगर हम कहें सड़क भी हमें हमेशा सीधी नहीं मिलती है, वो भी है इधर एक कहें तो मुड़ी हुई और मिलती है, और हमें ये पता करना है कि इसकी पूरी कितनी लंबाई है। तो ऐसे ही हमारे सामने बहुत सारी वस्तुएं हैं जो घूमी हुई हैं, उनका कैसे मापन करते हैं वो आज के सेशन में सीखेंगे। तो चलिए अपनी खोलते हैं बुक और आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। तो जब हम वक्र रेखा की बात करते हैं तो लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का अगर हम चाहें वो हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई मीटर पैमाना कैसा होता है, वो बिल्कुल सीधा होता है या नहीं है, वो बिल्कुल सीधा होता है। अब अगर हमारे सामने कोई चीज एक मुड़ी हुई है, उसको कैसे देखते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक धागे का उपयोग करेंगे। और यहाँ देखते हैं आप, इसके लिए हम लोग क्या एक क्रियाकलाप करते हैं, और इसमें हम देखें यहाँ, ये देखिए आपका ये घूमा हुआ आपका कुछ है ए से बी, ये जो आपकी ब्लू लाइन दिखाई है। हम लोग क्या करते हैं धागे का, कि हमें ये आइडिया हो कि हमारे धागे का कहाँ से स्टार्टिंग है, कहाँ एंड पॉइंट है, वहां पे हम हल्की सी नोट लगा देते हैं। तो जैसा आप जानते हैं ना कि जैसे हमने स्केल में देखा था कि अगर उसका एज टूटा हुआ है तो जहां से वन स्टार्ट हो रहा है वहां से हम स्टार्ट कर अपना स्केल रखकर किसी चीज को मेजर करते हैं। इसमें हम लोग एक थोड़ा सा एक पॉइंट बना देते हैं, क्योंकि ये हमारा धागा ले रहे हैं तो उसमें रेशे निकल सकते हैं, कुछ हो सकता है, उसकी लंबाई कम ज्यादा थोड़ी सी हो सकती है। तो हम एक हल्का सा नॉट लगा के और इस धागे को हम फिर जो घूमा हुआ है उस पर घुमाते रहते हैं, संभल एक उसको बहुत ही केयरफुली हमें करते हैं। फिर जब पूरा धागा उसके चारों तरफ हो जाता है, देख रहे हैं आप, जैसे इसमें देखें तो ये धागा लिया और इसको अब हम इसके साथ लाइन से जोड़ते चले जाएंगे, और जब हम एंड पॉइंट पर पहुंचेंगे वहां तक हम करेंगे, वहां पे एक निशान लगा देंगे, फिर धागा स्ट्रेट रखकर किसी स्केल की सहायता से हम उसकी पूरी एक लेंथ का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार जब कोई हमारी कोई ऐसी वक्र रेखा कुछ है तो हम एक धागे की सहायता से उसकी लंबाई को जानते हैं। और हाँ, ये एक है कि ये हमने देखा है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों तथा लंबाइयों की यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानियां एक बरतनी पड़ती हैं। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये एक आपका है कि जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो हमें बहुत सावधानी लेनी पड़ती है, और एक कहीं हमारा वो जो धागा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें इलास्टिसिटी हो कि वो खिंच सकता हो। हमें ऐसे मापने के लिए हम ये नहीं है कि हम कोई रबर बैंड ले लें या जो आपका इलास्टिक होता है वो ले लें, वो नहीं, हमें एक नॉर्मल धागा लेना चाहिए जो ऐसा नहीं हो कि वो खींचे तो वो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए और जब हम नहीं खींचे वो डिक्रीज हो जाए। क्योंकि हम मापा और उसके बाद जब हम स्केल के साथ कर रहे हैं तो उसमें खिंचाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आपके ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जब हमें इस प्रकार का कोई मेजरमेंट करना है तो हमें किन किन बातों का एक ध्यान देना चाहिए। अब हमारे जो अगर देखें तो हमारे चारों ओर ऐसे एक गतिशील वस्तुएं भी होती हैं, और हमें उनका भी अगर मापन करना है कि वो कितने दूर चली हैं, उसके लिए कैसे करेंगे? तो अभी ये देखिए, यहाँ पे आप ये चलिए यहाँ से हम देखते हैं
कि यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि आपको ये पता लगाना है कि कौन सी विराम में वस्तु है और कौन सी गतिशील वस्तु है। तो जैसे अगर आप देखें घर, मेज, घड़ी, ये सारी एक विराम में वस्तु है कि ये कहीं मूवमेंट नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम कहें कोई उड़ती हुई चिड़िया, घड़ी में सेकंड की सुई, और यहाँ पे अगर देखें इसमें से अगर कहीं जल में मछली, घोड़ा, तो ये सारे क्या आएंगे, ये गतिशील वस्तु में आएंगे जो गति कर रहे हैं। तो और ये जैसे आप अगर दीवार की घड़ी है तो बताएं, दीवार की घड़ी और घड़ी की सुइयां हम कौन से कॉलम में रखेंगे, सोच के बताइए। बिल्कुल ठीक, दीवार की जो घड़ी है उसको हम विराम में वस्तु बोलेंगे और जो गतिशील में हम क्या रखेंगे, घड़ी की सुइयां। तो इस प्रकार अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हमारे सामने बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो गति कर भी रहे हैं और जो गति नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम कह रहे हैं, हम तो मापन की बात कर रहे हैं, हमने अभी देखा कैसे एक कर्व डोरी को हम माप, सॉरी, कोई कर्व लाइन है उसको हम माप कर सकते हैं। तो अब इसका क्या अर्थ है कि हम गतिशील वस्तु और जो वस्तु गति नहीं कर रही हैं उनके बारे में क्यों जान रहे हैं। तो रुकिए, अभी हम इस बात को समझते हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये जो अगर हम कह रहे हैं कि ये वस्तु ये गतिशील है और हम ये कह रहे हैं ये वस्तु गतिशील नहीं है, ये हम किस आधार पर बोल रहे हैं, क्या एक आधार है, ये बस जरा सोच के बताइए। सो आपने सोचा कैसे हम अगर गतिशील है तो वो हम देखते हैं वो जो एक चीज हमारी पहले एक स्थान पर थी, थोड़े समय बाद वो हमें उस स्थान पर नहीं मिलती है। जैसे अगर हम चिड़िया का देखें, चिड़िया एक जगह हमें अभी बैठे दिखाई दे रही है, 5 मिनट बाद देखेंगे हमें नहीं दिखाई देगी। तो अगर हमें वो वस्तु जो पहले हमें एक पोजीशन पे मिल रही थी अब थोड़े समय बाद नहीं मिलती है, इसका मतलब उसमें वो गति कर रही है। मकान है, मेज है, कुर्सी है, घड़ी है जो दीवार पे टंगी है, वो हम देखते हैं कि वो अगर हमने अभी देखा, हम आधे घंटे बाद देखें, 1 घंटे बाद देखें, 4 दिन बाद देखें, जब तक हम उसको अपने हाथ से नहीं हटाएंगे वो हमें उस जगह रखी हुई मिलेगी। तो ऐसी अगर हम देखते हैं तो अब गति की क्यों बात कर रहे हैं, तो जब हम मापन की बात कर रहे हैं तो हम यही तो देख रहे हैं ना कि डिस्टेंस कितना है। तो वो जो डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारा वो जो डिस्टेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने इससे पहले जो अब तक देखा था वो हमने देखा कि कैसे जो डिस्टेंस है वो हम एक प्रॉपर मेजरमेंट से कल देखते हैं और प्लस अलग विधियों से। लेकिन जब हम गति की बात कर रहे हैं तो इसमें हम आगे चलते हैं और आपको एक इसमें और बहुत अच्छा एक वो दिया है इन्होंने क्रियाकलाप चींटी का, कि हम किसी चींटी की गति को ध्यान से देखकर क्या एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि आप एक कुछ खाने की चीज डाल दीजिए, चीनी वीनी डाल दीजिए और उस पर पेपर पर और देखें उस पर चींटियां चलेंगी, और जहां जिस जैसे जैसे चींटियां चल रही हैं आप एक लाइन खींचते चले जाइए। फिर आप कुछ समय बाद क्या करें, कागज की शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर से जो आप चीनी को हटा दें और जो ये विभिन्न जो आपने बिंदु लगाए थे इन सबको आप अंकित करें और इनको एक तीरों से जोड़कर देखें। तो आप क्या देखेंगे, आपको जो आपने जहां जहां चींटी गई आपने वहां वहां मार्क करा, तो इसका अर्थ है कि चींटी ने गति करी, वो पहले जिस जगह थी वो अब उस जगह पर नहीं है, वो दूसरी जगह गई। तो गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है। तो हम जब कह रहे हैं उसमें गति हो रही है तो इसका क्या हुआ कि वो किसी वस्तु की स्थिति में, ये ध्यान दीजिएगा, किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है कि वो हो। तो हमें गति अगर हम कह रहे हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है।
तो अब हम देखते हैं, जैसे हमने आपका क्रियाकलाप ये जो 5 करा था, जिसमें हमने आपको यहाँ पे ये दिखाया था, ये देखिए ये करा था ना, तो जिसमें हमने विराम में वस्तु और हमने गतिशील वस्तुओं के बारे में हमने बात करी थी। तो ये जो है अगर हम देखें तो हम जो कह रहे हैं कि जैसे घड़ी है वो हम कह रहे हैं कि स्टेबल है, लेकिन घड़ी की सुइयों को हम कह रहे हैं वो उसमें मूवमेंट है। वो क्यों है? क्योंकि घड़ी वही है, लेकिन जब सुई है, उसकी सेकंड की सुई है, वो हर समय वो अपनी पोजीशन बदल रही है। तो ऐसे ही पंखे की पंखुड़ियां ले लें आप, वो भी हम क्या है, जब हम पंखा चलाते हैं तो वो पंखुड़ियां भी हमें घूमती हुई दिखाई देती है। तो इसमें भी इसका अर्थ हुआ कि जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करा तो उसमें भी गति आ गई। तो अब हम कुछ प्रकार की गतियां देखते हैं जिनमें हमें जो ये जो है गतियों में भी अगर हमें देखें तो हमें एक विभिन्नता देखने को मिलती है। तो वो कौन सी विभिन्नता है वो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि गति के प्रकार कौन से हैं। तो अब तक जो आज हमने पढ़ा उसके थोड़े से नोट्स देखते हैं। तो बच्चों आज जो हमने देखा, तो जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हमें किसी एक डोरी या रस्सी की आवश्यकता होती है। तो आप चाहें तो एक ही एक्सपेरिमेंट घर पे जरूर करके देखिएगा कि आप कोई चीज एक मुड़ी हुई है उसका आपको माप करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप डोरी की सहायता से करिएगा और डोरी को संभाल कर उसको वैसे ही एक वहां मोड़ कर रखिएगा, और फिर जब आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट मिल जाए फिर सीधा रख के उसकी लंबाई आंकिएगा। कैसा रहेगा ये एक्सपेरिमेंट, जरा देखकर आप मुझे बताइएगा। तो ये आप एक्सपेरिमेंट घर पर कर सकते हैं। और हमने आज जो दूसरा पॉइंट देखा था वो देखा था गति। गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे अगर हम देखते हैं, देखिए बॉल है, तो ये बॉल में क्या है, जब हम उसको हिट करते हैं तो वो उसकी पोजीशन चेंज होती है, उसकी स्थिति बदलती है। तो इसका अर्थ हुआ कि बॉल जो है वो गति में है। आप देखें, आप चीता, लेपर्ड, शेर, उनको अगर वो भाग रहे हैं तो उनको क्या है, जहां हमने उनको पहले देखा था अब उस स्थान पे हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो गति कर रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं सिलाई मशीन। हम सिलाई मशीन अपने में क्या है, एक स्थिर वस्तु है, लेकिन जब हम इसको यहाँ से चलाते हैं तो हमें से पहिए की एक गति हमें देखने को मिलती है और एक हमें सुई की भी गति देखने को मिलती है ना। तो जैसा मैंने आपसे कहा है कि नेक्स्ट सेशन में हम विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में बात करेंगे। तो यही आपको देखिए एग्जांपल देखिए कि हमारा जो ये वाला जो व्हील है, इसका जो चक्कर है वो हमें कैसा है, ऐसे गोल गोल घूमता दिखाई देता है, लेकिन सुई कैसे गति करते दिखाई देती है, सीधी। तो हम समझ में आ रहा है? तो इसका अर्थ है कि विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं, वो हम अगले सेशन में सीखेंगे। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा उसके हमने एग्जाम्पल्स बुक से भी देखे और मैंने आपको नोट्स रूप में भी दिखाए। अगले सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप देख रहे हैं कि हमने कहा मेजरमेंट से हमने स्टार्ट करा था, लेकिन अब मेजरमेंट से हम पहुंच गए हैं गति पर, कि जब एक हमारे स्थान में कोई एक जो परिवर्तन हो रहा है तब हम कह रहे हैं वो वस्तु गति में है। अब कितने प्रकार की गतियां हैं, कैसे उनको समझेंगे, वो सब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।